हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो शेयर कैपिटल का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने आपको उस चैप्टर में करवा दी थी। अब उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के टॉपिक्स को हम कवर करके चलते हैं। ठीक, आज मैं कोशिश करूंगा आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स करा दूं। कोशिश मेरी ये रहेगी सारे कंसेप्ट्स करा दूं सो दैट नेक्स्ट क्लास हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर डिवोट कर पाए। ठीक, और हालांकि मुझे 3 क्लासेस में चैप्टर पूरा खत्म करवाना ही है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं वो नोट्स आप लोग ओपन कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम तक कर लिया था। अब हमें कुछ आगे की बातें करनी है। पहले मैं आपको करवाऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट, फिर उसके बाद मैं आपको कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक कराऊंगा और फिर आपको 4 फीचर का टॉपिक कराऊंगा। फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। आओ जी, तो देखिए जी, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। ये देखो जी, इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के बाद मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक दे रखा है। अब इसको छोड़ देना, इस पे बाद में आएंगे। पहले मैं आपको करा देता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट, हाँ जी। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि सर व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड and number of shares applied for या number of shares application received by the company differs। यानी कि कंपनी ने शेयर ऑफर करे थे कम लेकिन एप्लीकेशंस आ गई है ज्यादा। दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे कि भाई 1 लाख इशू करना चाहती थी, इसलिए कंपनी ने 1 लाख शेयर का ऑफर निकाला, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई वो आई 1,20,000 एप्लीकेशंस। दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बात यह आती है कि सर कंपनी इस केस में शेयर की अलॉटमेंट किस तरीके से करेगी, कि 1,20,000 वालों को 1 लाख किस तरीके से देगी। ऑप्शन है कंपनी के पास। क्या क्या ऑप्शन है कि सर कंपनी चाहे तो जो 20,000 एप्लीकेशंस बाद में आई हैं वो सारी की सारी रिजेक्ट कर दे और 1 लाख को पूरे 1 लाख अलॉट कर दे, या फिर कंपनी चाहे तो पूरे 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर अलॉट करे। सर 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर अलॉट करने का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट कर दिया, यानी कि हर जिसने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसे 10 शेयर मिले होंगे। मुझे बताओ, जिसने 24 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसे कितने शेयर मिलेंगे? 20 मिलेंगे। जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसे कितने मिलेंगे? 1000 शेयर मिलेंगे। और जिसने 2400 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसे कितने मिलेंगे? 2000 शेयर मिलेंगे। दिस इज योर अप्लाइड एंड दिस इज योर अलॉटेड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कंपनी ने सबको प्रो राटा शेयर अलॉट कर दिए, प्रोपोर्शनेट शेयर अलॉट कर दिए। और क्या हो सकता है? और कंपनी तरीका अपना सकती है कि कंपनी कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे और कुछ को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। मान लो कंपनी क्या करे, कंपनी ने 1,20,000 में से 10,000 तो रिजेक्ट कर दी और बाकी जो 1,10,000 बचे उनको कितने शेयर दिए? 1,10,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 1 लाख अलॉट करे। यह भी सर प्रो राटा का केस है। कैसे? कि जिसने 11 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसे 10 मिले होंगे, जिसने 110 के लिए अप्लाई किया होगा उसे 100 मिले होंगे, जिसने 1100 के लिए अप्लाई किया होगा उसे 1000 मिले होंगे, जिसने 2200 के लिए अप्लाई किया होगा उसे 2000 मिले होंगे, जिसने 3300 के लिए अप्लाई किया होगा उसे 3000 मिले होंगे, एज सो ऑन। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक, अब होता क्या है, कंपनी जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, कंपनी जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है तो सर कंपनी के पास तो पैसा एडवांस में आ जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर जब भी पैसा देता है वो अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी दे देता है। अब मान लो एक शेयर होल्डर ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसे मिले 1000 शेयर, तो उसने एप्लीकेशन मनी तो 12 के हिसाब से डिपॉजिट करा दी होगी। मान लो एप्लीकेशन मनी पर शेयर है 2 रुपीस पर शेयर, तो उसने 1200 के हिसाब से कितनी जमा करा दी? 2400 जमा करा दी। लेकिन उससे आनी कितनी चाहिए थी? 2000 आनी चाहिए थी। भाई 1200 के बदले में उसे 1000 शेयर दिया तो कंपनी को 2000 मिलने चाहिए थे, लेकिन उस बंदे ने 2400 रुपए जमा करा दिए। तो 400 रुपए क्या है? 400 रुपए कंपनी के पास क्या आ गए सर? एक्सेस आ गए, एडवांस में आ गए, एक्सेस आ गए। अब कंपनी क्या करती है, इस 400 रुपए को शेयर होल्डर की फर्दर लायबिलिटी से एडजस्ट करती है। सर शेयर होल्डर की फर्दर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर को आगे क्या क्या पे करना है? शेयर होल्डर को अलॉटमेंट पे करनी है, शेयर होल्डर कॉल्स पे करेगा, इस तरीके से अमाउंट क्या करेगी? कंपनी एडजस्ट करना शुरू करेगी। यानी कि जो 400 रुपए कंपनी को एक्सेस मिल गए वो शेयर होल्डर की आगे अलॉटमेंट से
अगर अलॉटमेंट पूरी एडजस्ट हो जाए तो फिर कॉल से, और अगर कॉल भी पूरी एडजस्ट हो जाए तो फिर क्या करेगी कंपनी, पैसा वापसी कर देगी, रिफंड कर देगी। ठीक, इस चीज को, ये कंसेप्ट को प्रैक्टिकली आपको कैसे यूज करना है वो इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो जी, एग्जांपल देखना ध्यान से। अ कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर पेबल एज फॉलोज। ठीक, अमाउंट कैसे कैसे रिसीव हुआ कि सर एप्लीकेशन इज 2 रुपी पर शेयर, अलॉटमेंट इज 1 रुपी पर शेयर एंड फाइनल कॉल इज 7 रुपी पर शेयर। कि सर 2 रुपए की एप्लीकेशन, 1 रुपए की अलॉटमेंट और 7 रुपए की क्या है आपकी फुल एंड फाइनल कॉल है। अरेंजमेंट्स वर मेड एज फॉलोज। किस तरीके से कंपनी ने अलॉटमेंट करी है, 3 केसेस में डिवाइड किया मैंने क्वेश्चन को। पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है कंपनी अलॉटेड 10,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशंस। यानी कि कंपनी ने क्या करा, 5,000 जो एप्लीकेशन एक्सेस आ गई थी उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है, कंपनी ने सारा पैसा उनका क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सिंपल हो गया। यहां पर तो कोई प्रोपोर्शनेट का चक्कर हुआ ही नहीं भाई। कंपनी के पास 10,000 शेयर ऑफर करने थे, कंपनी के पास 15,000 एप्लीकेशन आई, तो कंपनी ने 5,000 को तो उनके पैसे वापसी कर दिए, रिजेक्ट कर दिया, और 10 को पूरे 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। देखो केस 1 में एंट्री क्या बनेगी, सर केस 1 में पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, दैट इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 इंटू 2। ठीक, फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना डालेगी कि सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर 20,000, और जो बाकी एक्सेस आ गया, एक्सेस कितना आ गया था सर 5,000 इंटू 2, ये 10,000 रुपए क्या हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा टू द शेयर होल्डर्स। ठीक, उसके बाद कंपनी अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। यानी कि कंपनी ने 15,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने 15 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 10 मिले, जिसने 30 के लिए अप्लाई किया उसे 20 मिले, जिसने 45 के लिए अप्लाई किया उसे 30 मिले। मतलब 15:10 की प्रोपोर्शन में काम हुआ। ठीक, यानी कि जिसने 15 के लिए अप्लाई किया उसे 10 मिले, यानी कि हर 15 के बदले में 10, तो 10:15 का प्रोपोर्शन कह सकते हो। तो देखो जी एंट्री कैसे होगी अब यहां पर, पहले तो एप्लीकेशन मनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दैट इज नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ठीक, फिर क्या करेगी कंपनी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना डालेंगी 20,000। ओके, अब कंपनी के पास जो 10,000 एक्सेस आए थे, कंपनी इस 10,000 एक्सेस को क्या करेगी, शेयर होल्डर की फर्दर लायबिलिटी से एडजस्ट करेगी। मुझे बताओ फर्दर लायबिलिटी क्या है, फर्दर लायबिलिटी है सर अलॉटमेंट की, यानी कि 10,000 शेयर पर कंपनी को 1 रुपया मिलना है, यानी कि 10,000 रुपए अलॉटमेंट मनी मिलनी है। क्या कंपनी के पास पहले से ही 10,000 रुपए एक्सेस आ रखे थे, आंसर इज यस। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। सर अगर अलॉटमेंट कम की होती, मान लो अलॉटमेंट होती 8,000 रुपए की, तो हम मैक्सिमम 8,000 ही एडजस्ट कर सकते थे। ये जो 2,000 रुपए बच जाते वो फर्दर जाके कॉल्स वगैरह पे एडजस्ट होते। सर कॉल अगर 1,000 की थी तो 1,000 ही एडजस्ट होता, फिर जो 1,000 रुपए बचते वो क्या होती, आपकी कंपनी क्या करती, उसे रिफंड कर देती। ठीक, केस नंबर 3 में आओ। अब केस नंबर 3 में सर कंपनी ने कॉम्बिनेशन बनाया। कैसा कॉम्बिनेशन कि कंपनी रिजेक्टेड 3,000 एप्लीकेशंस एंड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर्स। यानी कि कंपनी ने 3,000 जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई थी उनको तो रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको तो उनका पैसा वापसी दे दिया, और जो 12,000 एप्लीकेंट्स थे उनको 10,000 अलॉट कर दिए, उनको 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। ये प्रो राटा है, यानी कि जिसने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 10 मिले, जिसने 24 के लिए अप्लाई किया उसे 20 मिले, जिसने 36 के लिए अप्लाई किया उसे 30 मिले, जिसने 48 के लिए अप्लाई किया उसे 40 मिले, जिसने 60 के लिए अप्लाई किया उसे 50 मिले। यानी कि 10:12 की रेशो में कंपनी ने क्या करी है, अलॉटमेंट करी है, हर 12 के बदले में 10 शेयर। ठीक, देखो जी अब इस केस में आप क्या काम करोगे, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल अगर आपको समझ में आ जाए तो सर आपका सारा काम हो जाएगा आराम से। ये टेबल बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैंने लिखी कैटेगरी, भाई मेरे पास 2 कैटेगरी है, मेरे पास 2 कैटेगरी है, कुछ रिजेक्टेड कैटेगरी है, कुछ प्रो राटा की कैटेगरी है। 3 भी हो सकती है कि सर कुछ रिजेक्टेड है, कुछ फुल अलॉटमेंट की कैटेगरी है, कुछ प्रो राटा की है। जैसे भी कैटेगरी दे रखी होगी आप कैटेगरी बना लेना। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, पहले कॉलम में क्या मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने सर, 3,000 और 12,000, 15,000 अप्लाइड थे। फिर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, 3,000 वालों को तो कंपनी ने कुछ भी अलॉट नहीं किया, 12,000 वालों को 10,000 अलॉट किया। ठीक, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन,
अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये कैसे आएगा सर? ये आएगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो भाई शेयर होल्डर तो क्या करेगा? शेयर होल्डर तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाई के साथ साथ जितने अप्लाई करे उसी के साथ एप्लीकेशन मनी जमा करा देगा विद द कंपनी। तो 3000 के हिसाब से कंपनी को कितने मिले? 6000 रुपए, और 12000 के हिसाब से कंपनी को कितने मिले? 24000 रुपए, यानी कि टोटल कंपनी के पास कितने आ गए सर? 30000 रुपए आ गए। अब बात ये आती है अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कि सर कितने पैसे की जरूरत थी। अगर मैं 3000 की बात करूं, यहां तो कुछ जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यहां नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है नील। तो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन इज नील। अगर अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन नील है तो सर अलॉटमेंट में भी ड्यू नहीं होगा, नील होगा। अमाउंट एडजस्टेड अलॉटमेंट भी नील होगा। सीधा सीधा क्या होगा सर? ये 6 का 6000 रुपए क्या हो जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा टू द शेयर होल्डर। ठीक, ओके। ये लास्ट कॉलम ऑप्शनल है, ये बनाना चाहो तो बना सकते हो। इधर आ जाओ, अगली कैटेगरी में आ जाओ। अगली कैटेगरी में क्या था कि जिसने 12000 के लिए अप्लाई किया उनको 10000 शेयर मिले। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज 24000 और अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन इज 20000। 20000 कैसे निकला? ये 20000 कैसे निकला? ये निकला 10000 इंटू 2। तो एक्सेस कितना आ गया? अगर आप चाहो तो बीच में एक्सेस का कॉलम डाल सकते हो। एक्सेस, यहां एक्सेस था 6000 और यहां एक्सेस था 4000, यानी कि टोटल 10000 एक्सेस है। अब देखो कंपनी क्या करेगी, इस 4000 रुपए को जो एक्सेस आया था, ये जो 4000 रुपए एक्सेस आया था, ये वाला जो 4000 रुपए का एक्सेस आया था, दिस 4000 कंपनी इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। लेकिन अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए कंपनी पहले क्या देखेगी? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि सर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है। देखो कितना आना है? 10000 आना है। कैसे 10000 आना है? 10000 इंटू अलॉटमेंट मनी 1 रुपए थी तो 10000 आना है। अब मुझे बताओ 4000 एक्सेस है, 10000 आना है, तो कितना एडजस्ट हो सकता है? सिर्फ 4000 ही तो एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ 4000 ही एडजस्ट हो सकता है। यानी कि जो बाकी 6000 रुपए बचेगा वो शेयर होल्डर क्या करेंगे? अलॉटमेंट पे कंपनी को पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट? टेबल समझ में आती है? तो टेबल में हमें बनाने हैं कैटेगरी का कॉलम, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड का कॉलम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड का कॉलम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन का कॉलम, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन का कॉलम। इससे आपका निकलेगा एक्सेस कितना आ गया कंपनी के पास। फिर एक्सेस के हिसाब से आप एक्शन ले लो कि सर अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फिर अगर कुछ आगे एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर देना, नहीं तो क्या करोगे? रिफंड कर दोगे आप। ठीक, अगर मैं बात करूं पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री किससे डलेगी? ये एंट्री डलेगी आपकी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक, यानी कि इस 30000 से। ओके, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन 30000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर? अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन ये 20000 टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट दैट इज ये 4000 एंड टू बैंक, बैंक में कितना जाएगा? रिफंड अमाउंट 6000। ठीक, ये एंट्री भी क्लियर है। फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कि सर अलॉटमेंट कितने से ड्यू होनी है? 10000 से, लेकिन रिसीव कितनी होनी है अलॉटमेंट? देखो सर ये 6000, क्योंकि 10 में से 4000 तो क्या हुए थे? एडजस्ट हो गए थे। फिर उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करके फाइनल कॉल रिसीव कर लेना। ठीक, आओ जी, अब ये पॉइंट्स पढ़ो उसके ऊपर। वो कहता है व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय टू द पब्लिक बाय द कंपनी, द इश्यू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। ठीक, इट यूजुअली अकर्स इन केस ऑफ गुड इश्यूज and depends on many other factor like investor confidence in the company, general economic condition, pricing of the issue etc. देखो हर कंपनी का जो इशू होता है वो ओवर सब्सक्राइब नहीं होता। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में यूटीआई एसेट मैनेजमेंट का इशू दिखाया था, उसका प्रोस्पेक्टस दिखाया था। तो सर यूटीआई का जो कल ऑफर क्लोज हो गया, आईपीओ जो उसका क्लोज हुआ, क्या आपको लगता है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा? क्या आपको लगता है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा? आंसर इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर उसके पीछे यूटीआई का ऑलरेडी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नाम है। ठीक है, अब मैंने आपको एक और आईपीओ दिखाया था, उसका नाम क्या था? मेडागोंग था, ऐसा कुछ नाम था, क्योंकि मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया इसलिए मुझे उसका नाम भी नहीं याद। उसका नाम था, हाँ, मैजागॉन
मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का भी आईपीओ आया था, वो भी कल आईपीओ क्लोज हो गया। तो मुझे बताओ, क्या आपको लगता है क्या वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ होगा? क्या मैजेगॉन नाम आपने कभी पहले सुना है? मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स नाम सुना है सर? आंसर इज नो। सर ये नई कंपनी है, नई कंपनी का आईपीओ है सर, इसका इशू प्राइस तो बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं सर, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस कम है। अभी तो खैर रिजल्ट आए नहीं, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन सर यूटीआई का तो पक्का ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा, लेकिन मैजेगॉन का ओवर सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा इसका भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक, उसके बाद इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल विद द कंपनी। कंपनी क्या क्या कर सकती है? द कंपनी में रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस एंड अलॉट द शेयर टू द एप्लीकेंट्स इन फुल। भाई कंपनी क्या करे? सिंपल तरीका, एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे और बाकी एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट कर दे। द एक्सेस एप्लीकेशन विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। ओके, द कंपनी में अलॉट द शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन प्रो राटा बेसिस। इन दैट केस excess application money received is adjusted towards the shareholder further liability, that is allotment or calls, and further excess will be refunded। भाई कंपनी क्या करे? रिजेक्ट कुछ नहीं कर रही, कंपनी क्या करे? सबको शेयर मिलेगा। कंपनी ये पॉलिसी अपना ले, सबको शेयर मिलेगा, किसी को हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे, सबको शेयर मिलेगा। तो कंपनी ने क्या करा? प्रो राटा अलॉटमेंट करनी शुरू कर दी। उसमें क्या होगा कि कंपनी के पास जो जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा वो शेयर होल्डर के फर्दर अमाउंट के साथ, फर्दर लाइबिलिटी के साथ, दैट इज अलॉटमेंट और कॉल्स, उनके साथ क्या होगा सर? एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी में adopt the combination of A and B, that is reject some applicants and allot the shares to the remaining applicants in pro rata basis। भाई कंपनी कॉम्बिनेशन भी लगा सकती है कि कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दो और बाकियों को क्या कर दो? प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करनी शुरू करो। ठीक, जर्नल एंट्रीज आपको पता ही है सर, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस की शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और सर प्रो राटा के केस में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, फिर बैंक, जैसे भी केस होगा। आइए जी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कहता है? JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, एक कंपनी है JHP लिमिटेड जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख की, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स had been issued and fully paid on 30th June 2016। यानी कि 10 लाख में से सर 6 लाख शेयर्स ये रुपीस 10 लाख नहीं है, ये 10 लाख शेयर्स होगा। ठीक, ये क्या है? 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो यानी कि 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है। कितने की सर? 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है। वो कह रहे हैं इस 10 लाख में से 6 लाख शेयर तो कंपनी इशू कर चुकी है, सारा का सारा पैसा 30 जून तक कंपनी के पास आ चुका है, ये हो चुका है काम, ये हो चुका है। उसके बाद अब क्या कर रही है कंपनी? कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दीज 10 रुपी शेयर एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच। ठीक, वो कह रहा है कंपनी ने फिर दोबारा 1 लाख शेयर का इशू निकाला, 10 रुपए की फेस वैल्यू है एंड 14 रुपीज का क्या है आपका? इशू प्राइस है। 10 रुपए की फेस वैल्यू, 14 रुपीज का इशू प्राइस, इट मींस क्या हुआ? 4 रुपए का आपका प्रीमियम हो गया। ठीक, 4 रुपए का क्या हो गया? आपका प्रीमियम हो गया। ओके, द अरेंजमेंट्स फॉर द पेमेंट बीइंग एज फॉलोज। कैसे कैसे? ₹2 per share payable on application to be received on 1st July 2016। कि सर एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए की। Allotment to be made on 10th July 16 and further 5 rupee per share including premium is to be payable। यानी कि जो अलॉटमेंट है वो कैसे है? 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 1 + 4, ऐसे कह सकते हो 1 + 4 कि सर 1 रुपए की अलॉटमेंट, इसमें 4 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए की टोटल अलॉटमेंट। द फाइनल कॉल फॉर बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव बाय 30th April 2017। और जो फाइनल कॉल बचती है वो कितने की बचती है? 4, 5, 6, 7 रुपए की फाइनल कॉल बचती है। 7 रुपए की क्या बचती है? आपकी फाइनल कॉल बचती है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर। भैया 1 लाख का इश्यू निकाला और एप्लीकेशंस कितनी आ गई कंपनी के पास? 3,55,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्लियर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है।
विच वर डेल्ट विद एज फॉलोज, किस तरीके से कंपनी ने उसे डील किया कि सर एप्लीकेंट्स ऑफ 5000 शेयर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल, कि 5000 को तो पूरी अलॉटमेंट होगी. एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर. भाई 30,000 वालों को एक शेयर मिला है हर 2 के बदले में, तो मैं कह सकता हूं कि 30,000 वालों को कितना अलॉट करे कंपनी ने, 15,000 शेयर. यहां पर तो सर 5,000 को 5,000 दे दिए, यहां पर 30,000 को 15,000 दे दिए कंपनी ने, 30,000 को 15,000 दे दिए. नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. वो कह रहा है जो एक्सेस अमाउंट आया इस पे वो कंपनी ने अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लिया. ओके. एप्लीकेंट्स for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied for, and money due on allotment was retained by the company and excess being returned to the applicants. क्या कहता है वो कहता है 3,20,000 वालों को 3,20,000 वालों को कंपनी ने 1:4 की रेशो में अलॉटमेंट करी, यानी कि 3:20 को कंपनी ने कितने दिए सर, 80,000 शेयर दिए. वो कह रहा है अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने क्या करा, जो एक्सेस था वो रिटर्न कर दिया. मतलब ये नहीं कह रहा कि वो एक्सेस कॉल पे एडजस्ट किया, उसने बोला एक्सेस क्या कर दिया कंपनी ने, रिटर्न कर दिया. द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट. यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज आइटम इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल ऑफ जेएचपी लिमिटेड. आया क्वेश्चन समझ में, आया क्वेश्चन समझ में. आओ जी, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम सर टेबल बनाओ, टेबल बना लेना. क्वेश्चन नंबर 7 टेबल बना लो. कैटेगरी, कैटेगरी के बाद नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स allotted, amount received on application, amount required on application, excess received. फिर देखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एंड लास्ट इज योर रिफंड. ठीक, ये कैटेगरीज हैं. तो पहली कैटेगरी क्या थी, पहली कैटेगरी थी सर 5,000 वालों को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दी 5,000 की. ठीक, 5,000 वालों को तो पूरे 5,000 दे दिए. अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन थी आपकी 2 रुपये पर शेयर, यानी कि 10,000. अमाउंट रिक्वायर्ड भी 10,000 है, तो यहां पर तो सर कोई एक्सेस नहीं. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, 5,000 इंटू 5, 25,000, कि भाई 25,000 मिलने थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो एडजस्टमेंट कुछ होगी ही नहीं यहां पर, क्योंकि पूरा रिसीव हो जाएगा, रिफंड भी कुछ नहीं होगा. ठीक, सेकंड केस, इधर आ जाओ. सेकंड में क्या किया कंपनी ने, सेकंड में 30,000 वालों को कंपनी ने 15,000 शेयर दिए, यानी कि 30,000 जिसने अप्लाई किया था उसको 15,000 शेयर मिले. ठीक, 30,000 के हिसाब से कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, 30,000 इंटू 2, 60,000 आई होगी. लेकिन सर कंपनी को चाहिए कितनी थी, 15,000 इंटू 2, 30,000 चाहिए थी. इसका मतलब कंपनी के पास 30,000 क्या आ गए सर, एक्सेस आ गए. क्या ये सारा अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि सर अलॉटमेंट कितनी बनती है. अलॉटमेंट बनती है 15,000 इंटू 5, 75,000 बनती है, यानी कि 75 में से 30,000 आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और इस पे 45,000 अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगी. तो अगर आप लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड, ये ऑप्शनल है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. सर यहां तो पूरे 25,000 मिल गए, और यहां पर कितने मिल गए, 45,000 मिल गए. ठीक, थर्ड, अब देखो थर्ड कैटेगरी क्या थी, 320 को
3,20,000 वालों को 80,000 शेयर अलॉट हुए हैं। तो यानी कि कंपनी के पास 3,20 के हिसाब से 640 आ गई होगी एप्लीकेशन मनी। लेकिन चाहिए कितनी थी? 80,000 इंटू 2 160 चाहिए थी। कितनी एक्सेस आ गई? कितनी एक्सेस आ गई? 640 माइनस 160, 480 की एक्सेस आ गई। क्या सारी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी? चेक करो सर, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट दैट इज 80,000 इंटू 5। सर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट है 4 लाख। 4 लाख, तो यानी कि 480 में से 4 लाख आपका अमाउंट ड्यू है, तो 480 में से सिर्फ 4 लाख ही एडजस्ट हो सकता है। तो यहां पर तो पूरी की पूरी एडजस्टमेंट हो गई। रिफंड कितना होगा? जो बाकी 80,000 रुपए क्या हो जाएगा, वो शेयर होल्डर को रिफंड कर दिया जाएगा। और यहां पर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज निल, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, क्यों नहीं मिलेगा? सर पहले ही मिल चुका। अब देखो ये कितना आता है, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, चेक करो 355, ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा आपका 7,10,000, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, ये हो जाएगा आपका 5,10, ये हो जाएगा आपका 5 लाख, ये हो जाएगा 430, ये हो जाएगा आपका 80,000, ये हो जाएगा आपका 4 5 6 70,000। क्लियर? क्लियर? ये टेबल क्लियर है। इसको मिनिमाइज कर देता हूं, एक बार इसको देख लो। ये आपकी मास्टर टेबल है। अगर ये टेबल समझ में आ गई तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो डाटा के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्लियर? चलो जी, अब एंट्री डाल दो। अब एंट्री डालो। पहली एंट्री क्या डालेगी? अच्छा, डेट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, डेट वाइज करेंगे क्वेश्चन। तो डेट का चक्कर था क्वेश्चन में। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 1 जुलाई 16 को, तो पहले 1/7/16 को एंट्री डलेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन मनी आई थी? टोटल 7,10,000। ठीक, टेबल से ही काम चल जाएगा। कौन सा अमाउंट लिखा मैंने कि भाई ये वाला 7,10,000। ठीक, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक, उसके बाद वो कहता है अलॉटमेंट हो गई थी 10 जुलाई को, 10 जुलाई 16 को अलॉटमेंट हो गई, दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये तो 7,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा जाएगा? अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, दैट इज 2 लाख, दैट इज 2 लाख। टू आगे देखो, टू शेयर अलॉटमेंट में कौन सा जाएगा? सर अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 430, और रिफंड में कितना जाएगा? 80,000।
equity share allotment, that is 430, and 2 बैंक अकाउंट, ये रिफंड कर दिया हमने 80. being shares allotted, being shares allotted. ठीक, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करो, दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. देखो अलॉटमेंट ड्यू में कौन सा अमाउंट जाएगा, हमने लिखा था ऊपर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 5 लाख रुपए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 5 लाख रुपए. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कि इस 5 लाख में से कैपिटल का पोर्शन कितना है और कितना प्रीमियम है. जो प्रीमियम है वो अलग से दिखाओगे आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 5 में से 1 लाख का तो प्रीमियम है और 1 लाख की तो कैपिटल है और 4 लाख का प्रीमियम है. बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू. ठीक, क्लियर यहां तक की बात. ओके, उसके बाद अब अलॉटमेंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव की डेट दे रखी थी, कोई डेट नहीं दे रही तो सर एज्यूम कर लो. जब तक डेट ना दे रही हो तो आप सेम डेट पे ही काम करते रहना सर, सेम डेट ही चलानी पड़ेगी आपको. अलॉटमेंट कितनी रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से बताना सर, ध्यान से बताना, टेबल में मिल जाएगा आपको. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना, देखो जी 70,000, 70,000 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 70,000. सर एक चीज समझ में नहीं आई, क्यों, क्या चीज समझ में नहीं आई कि सर अलॉटमेंट में 5 लाख रुपए कंपनी के पास आने चाहिए थे लेकिन 70,000 आ रहे हैं, बाकी 4,30,000 कहां है. ऊपर एंट्री में चेक करो, ये देखो ये एडजस्ट हो गया 4,30,000, ये पहले ही मिल चुके थे कंपनी को. 5 लाख में से 4,30,000 तो कंपनी को पहले ही मिल चुके थे, तो अब जो बैलेंस बचेगा वो रिसीव हो जाएगा, दैट्स इट. ठीक, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू कर दो, इसकी डेट है कुछ 30 अप्रैल को कर लेते हैं फाइनल कॉल ड्यू भी और रिसीव भी, 30 अप्रैल 17. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने की बनेगी, 1 लाख इंटू 7 लाख. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख. बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, उसके बाद ये फाइनल कॉल भी कंपनी को रिसीव होगी, दैट इज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख, 7 लाख. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड. क्लियर, क्लियर है सारी एंट्रीज आपको. तो ये था आपका टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट. ठीक, यहां तक की बातें क्लियर है. आओ जी, अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस.
देखो जी, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है कि सर अमाउंट ड्यू हो गया लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। मतलब कंपनी ने पैसा कॉल किया लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो वो क्या है, वो एक लॉस है कंपनी के लिए, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। देखो वो कहता है कॉल्स इन एरियर्स में समटाइम्स शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, सच एन अनपेड अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स, और या अनपेड कॉल्स भी आप इसे बोल सकते हो। सच अमाउंट रिप्रेजेंट्स uncollected amount of capital from the shareholders, hence it is shown by way of deduction from called up capital to arrive at paid up capital value of the share capital। बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाते हो कि सर कॉल्ड अप वैल्यू में से, कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर्स को माइनस करके आपका क्या निकल के आता है, पेड अप कैपिटल। ठीक, एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या एंट्री है सर, देखो पहले तो कंपनी पैसा मांगेगी, मान लो कंपनी ने कॉल मांगी तो एंट्री ने कंपनी ने क्या डाली, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी क्या एंट्री डालेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ये मैंने अलॉटमेंट कॉल इसलिए लिखा है क्योंकि अलॉटमेंट पे होगा तब भी आप कॉल्स इन एरियर्स यूज कर सकते हो, कॉल पे होगा तो कॉल्स इन एरियर्स यूज किया ही जाता है। तो जरूरी नहीं है अलॉटमेंट के साथ आपको कॉल्स इन एरियर्स वर्ड यूज करना है, वो मर्जी है, करना चाहो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है अबाउट कॉल्स इन एरियर्स, मतलब जब शेयर होल्डर पैसा नहीं देते तो वो क्या बन जाता है, कॉल्स इन एरियर्स। आओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, अभी सिर्फ इतने पोर्शन रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव्ड फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 3 रुपी पर शेयर विच वॉज ड्यू ऑन 1 जुलाई 2016। द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड जर्नलाइज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑन 1 जुलाई 2016 एंड 1/4/17। ऑल्सो शो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 कि कंपनी को 1 जुलाई 16 को कॉल्स इन एरियर्स नहीं मिले, मतलब कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो एंट्री क्या डालेगी कंपनी, कंपनी बोलेगी भैया कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 10,000 शेयर होल्डर्स ने 10,000 शेयर पर 3 रुपए नहीं मिले, यानी कि 30,000। बीइंग अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अच्छा यहां पर आपको सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स की डिटेल दे रखी है ना, पूरा नहीं दे रखा, इसलिए मैंने सीधा कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री करी है। वैसे आपके क्वेश्चन में ये एंट्री खाली ये नहीं बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ रिसीव हो जाएगा कुछ नहीं रिसीव होगा, तो ये सिर्फ नॉट रिसीव की एंट्री डाली है मैंने, कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद कहता है कि 1/4/17 को ये अमाउंट मिल गया कंपनी को, मतलब ये जो कॉल्स इन एरियर्स थी ये रिसीव होगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स 30,000, यानी कि 1 अप्रैल 17 को कंपनी को क्या हुआ, ये कॉल्स इन एरियर्स मिल गई, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक, अब देखो यहां पर कॉल रिसीव हो गई लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है चीज। इसमें क्या होता है कि कंपनी जितना टाइम शेयर होल्डर ने डिले किया है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगा देगी, उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगा देगी। ठीक, अभी इंटरेस्ट पे आता हूं मैं। एक वो कह रहा था बैलेंस शीट में दिखा देना, बैलेंस शीट में नहीं, ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा क्योंकि हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप कैसे दिखाओगे, शेयर कैपिटल के नोट में इस अमाउंट को कैसे प्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे कॉल्ड अप कैपिटल जो भी आपकी, इसमें से लेस करके दिखा दोगे कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा ये नोट टू अकाउंट कब बन रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 17, 30,000।
ठीक, इस तरीके से आप दिखाओगे। उसके बाद सर अगले साल की बैलेंस शीट में फिर ये 30,000 नहीं आएंगे क्योंकि ये रिसीव हो गया, फिर ये पूरी की पूरी अमाउंट से कॉल्ड वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, आओ जी, अब इंटरेस्ट पे आओ। इसके इंटरेस्ट देखो जी, इंटरेस्ट के ऊपर आ जाओ कि सर जब भी शेयर होल्डर अपनी अनपेड कॉल्स को पे करेगा, कंपनी शेयर होल्डर पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, कंपनी शेयर होल्डर से कुछ इंटरेस्ट लेगी, कुछ इंटरेस्ट लगाएगी उसके ऊपर, तो उसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहता है ये? इट इज पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी ऑन द कॉल्स ड्यू बट रिमेनिंग अनपेड। ठीक, इट इज पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी ऑन द कॉल्स ड्यू बट रिमेनिंग अनपेड। कौन देता है सर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ये शेयर होल्डर देता है कंपनी को, यानी कि कंपनी के लिए इनकम है, शेयर होल्डर के लिए खर्चा है। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? कंपनी की करते हैं। तो सर हमारे लिए क्या है? कंपनी के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इनकम है। मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड इज 10% पर एनम, कि कंपनी मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट लगा सकती है? 10% पर एनम। लेकिन अपने आर्टिकल्स में कंपनी को इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, एओए को मैं सिंपल ये कह सकता हूं बायलॉज ऑफ द कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी जो भी काम करेगी उसके बारे में एओए में स्पेसिफाई होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स लगाएगी शेयर होल्डर पे, तो उसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, एओए में मेंशन करना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम रेट कंपनी लगा सकती है वो कितना लगा सकती है सर? 10% पर एनम के हिसाब से लगा सकती है। ठीक, टाइम पीरियड, इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू टू द डेट मनी इज फाइनली रिसीव। कब से कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? कि सर जब कॉल ड्यू हो गई है तब से लेकर जब कॉल रिसीव हुई है तब तक का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि व्हेन द कॉल ड्यू टिल द डेट व्हेन द कॉल इज रिसीव्ड, उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। डायरेक्टर्स हैव राइट टू वेव ऑफ सच इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल केसेस, इन द इंडिविजुअल केसेस है ये, एज पर देयर ओन डिस्क्रिप्शन। डायरेक्टर चाहे तो सर किसी किसी का कॉल्स इन एरियर्स अपने हिसाब से वेव ऑफ भी करके चल सकते हैं। एक मिनट, हाँ जी, तो डायरेक्टर चाहे तो किसी का भी कॉल्स इन एरियर्स, किसी इंडिविजुअल का कॉल इन एरियर को वेव ऑफ भी करके चल सकते हैं। कॉल्स इन एरियर्स इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड इज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम। भाई कॉल्स इन एरियर्स क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ये एक नॉमिनल अकाउंट है और कंपनी के लिए क्या है सर? ये इनकम है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इनकम की तरीके से जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? ये इंटरेस्ट की एंट्री बता रहा हूं। पहले कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को ड्यू करेगी तो एंट्री लगाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, और फिर ये अमाउंट जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या डालेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। यानी कि सर जब शेयर होल्डर अपनी कॉल मनी के साथ इंटरेस्ट पे कर रहा है तो पहले कंपनी इंटरेस्ट को अपनी इनकम बनाएगी, ड्यू कर देगी, फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी? रिसीट की एंट्री डाल देगी। सीधा एंट्री नहीं डालेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, पहले ड्यू करना पड़ेगा फिर रिसीव करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो एक्रूअल बेसिस पे चलती है। ठीक, क्लियर पॉइंट? क्लियर? तो कॉल्स इन एडवांस का भी क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि फिर मेरे पास मिक्स करके क्वेश्चन है। हाँ
मिक्स करके क्वेश्चन है मेरे पास। आओ जी, ये तो हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर्स का। अब आता है कॉल्स इन एडवांस। व्हाट डू मीन बाय कॉल्स इन एडवांस? समटाइम्स शेयर होल्डर पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप, सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। कई बार क्या होता है सर, शेयर होल्डर जो अमाउंट कंपनी ने मांगा ही नहीं वो भी पे करके चले जाते हैं। मान लो मैं एक शेयर होल्डर लूं, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 6 रुपए मांगे, लेकिन मैंने पूरे 10 रुपए ही पे कर दिया आज। मैंने बोला भाई बार बार मेरे पास टाइम नहीं है, आप आज ही पूरे 10 रुपए ले लो, यानी कि मैंने 4 रुपए वो पे कर दिए जो कंपनी ने मांगे ही नहीं। तो कंपनी के लिए वो 4 रुपए क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन एडवांस। कंपनी के लिए वो 4 रुपए क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन एडवांस। और दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या डालेगी भाई? कॉल्स इन एडवांस के केस में तो कंपनी को पहले कॉल्स इन एडवांस मिलेगा, तो कंपनी एंट्री डालेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, और फिर उसके बाद कंपनी इस कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेगी व्हेन द कॉल बिकम्स ड्यू। अब देखो, जो मैंने 4 रुपए कंपनी को एडवांस दे दिए थे वो मान लो फाइनल कॉल के थे, फाइनल कॉल के 4 रुपए थे। अब जब फाइनल कॉल एक्चुअली में ड्यू हो जाएगी तो क्या कंपनी मुझसे 4 रुपए दोबारा मांगेगी? आंसर इज नो। मैं पहले ही दे चुका हूं, तो कंपनी क्या करेगी? उस अमाउंट को एडजस्ट कर देगी, यानी कि उस कॉल्स इन एडवांस को क्या करेगी? एडजस्ट कर लेगी। तो व्हेन कॉल बिकम एक्चुअली ड्यू, कॉल्स इन एडवांस इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ कॉल। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में क्या आएगा सर? कॉल अमाउंट रिसीव्ड। कॉल्स इन एडवांस में क्या आएगा? जितना अमाउंट एडजस्ट हो गया था, और ये हो गया आपका अमाउंट ड्यू। ठीक, ठीक है जी। मान लो सर यहां पर कंपनी ने, मैं अपने एग्जांपल लेता हूं, वही 10 रुपए वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो जब 2 रुपए की एप्लीकेशन बनी थी, तो मैं पहले कंपनी ने एंट्री क्या डाली? चलो यहां पर समझाता हूं, लेकिन मत सिर्फ सुन लेना, इधर सुन लेना। जब 2 रुपए की एप्लीकेशन बनी थी तो कंपनी ने एंट्री डाली शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपए से। ठीक, फिर कंपनी ने क्या किया? इसे शेयर एप्लीकेशन, एक मिनट, इससे पहले कंपनी ने क्या डाली होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 2 रुपए। ठीक, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 रुपए। अब अलॉटमेंट ड्यू हुई तो एंट्री ने डाली कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 6 रुपए। मान लो 4 थे, 4 रुपए। ठीक, यानी कि कंपनी 6 रुपए कॉल कर चुकी है। अब जब ये पे करने की बारी आई तो मैंने क्या करा? मैंने कंपनी को पूरे के पूरे क्या दे दिए सर? 2 पहले ही दे चुका था, और ये जो 8 रुपए बचे थे ये पूरे के पूरे 8 रुपए प्रोवाइड कर दिए। तो मैंने 8 रुपए दे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए टू, जिसमें से अलॉटमेंट कितनी है? जिसमें से अलॉटमेंट है 4 की, लेकिन बाकी मैंने क्या दे दिए? कॉल्स इन एडवांस। मैंने अगली कॉल का पैसा दे दिया 4 रुपए। ठीक, अब क्या होगा? अब जब शेयर कॉल की एंट्री आएगी, जब शेयर कॉल ड्यू होगी, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 रुपए 4 रुपए। लेकिन जब कंपनी मुझसे मांगने आएगी पैसे तो एंट्री क्या डलेगी? बैंक तो होगा ही नहीं, सीधा क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर कॉल 4 ठीक, आई होप ये एंट्री समझ गए होंगे। सिंपल सी एंट्री है, क्वेश्चन में और डिटेल में समझ लेंगे। एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसे हटा रहा हूं मैं, इसको नोट मत करना सर। ठीक, आओ जी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स था वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी है। अब ये इंटरेस्ट कौन पे करता है? ये इंटरेस्ट पे करती है कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑन द कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस नॉट येट ड्यू। भाई देखो, कंपनी को एडवांस में पैसा मिल गया तो कंपनी को उस एडवांस पैसे पे इंटरेस्ट पे करना होता है। उस एडवांस पैसे पे क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। मर्जी है सर, कंपनी पे करना चाहे तो कर सकती है, जरूरी नहीं होता। मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड इज 12% पर एनम। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे किया जा सकता है? 12% पर एनम में। लेकिन अगेन कंपनी को अपने एओए में लिखना पड़ेगा। सर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ना तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के बारे में लिखा, ना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज कर सकती कंपनी, ना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे कर सकती कंपनी। ठीक, सर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के बारे में तो लिख दिया, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के बारे में नहीं लिखा, तो सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज करेगी कंपनी। सर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के बारे में रेट 15% लिख दिया, नॉट अलाउड। 10% मैक्सिमम हो सकता है, इससे ऊपर नहीं चार्ज कर सकती।
ठीक। सर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के बारे में नहीं लिखा, कॉल्स इन एडवांस के बारे में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन एडवांस पे कंपनी पे करेगी। सर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट 15% लिख दिया, नॉट अलाउड, 12% मैक्सिमम हो सकता है। सर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 5% लिखा, कोई दिक्कत नहीं है सर, अलाउड है, क्योंकि वो रेट क्या है, मैक्सिमम। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का मैक्सिमम रेट 10% और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का मैक्सिमम रेट इज 12%। ठीक। ये इंटरेस्ट कब से कब तक का पे होगा? इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट मनी वॉज रिसीव्ड, यहां लिख देना इसको काट के, टू द डेट when call was finally made due। ठीक है, ये इंटरेस्ट कब से कब तक का होगा कि सर जब शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दे दिया तब से लेकर when the call is due तब तक का इंटरेस्ट होगा। when the call is due उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखो जो डिविडेंड होता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल पे होता है, मोस्टली सर पेड अप कैपिटल पे होता है, हमेशा तो नहीं बोल सकते, पेड अप कैपिटल पे होता है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि डिटेल में, क्योंकि इसके लिए आपको कंपनी लॉ के सेक्शन 123 से लेकर 127 तक पढ़ने पड़ेंगे जो आप बाद में पढ़ोगे। तो अब ये समझ लो कि सर जो डिविडेंड होता है वो पेड अप कैपिटल पे होता है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस तो वो अमाउंट है जो कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, तो उसके ऊपर कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड नहीं पे करेगी। ठीक। अगेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये नॉमिनल अकाउंट है और ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, पहले कंपनी एंट्री ड्यू करेगी, भाई इंटरेस्ट पे करने की एंट्री ड्यू करी कंपनी ने, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर होल्डर, और फिर उसके बाद पेमेंट कर देगी, दैट इज शेयर होल्डर टू बैंक। ठीक। आओ जी क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ो। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पेबल 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। ठीक, यानी कि फाइनल कॉल कितनी बनती है, ये हो गया 2.5 और 3 5.5 और 2 7.5, 2.5 रुपए की फाइनल कॉल बनती है। ठीक। ऑल द शेयर वर फुली सब्सक्राइब्ड। ओके। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। ठीक है, एक पर्सन था मिस्टर नायर जिसके पास 10,000 शेयर थे, वो सारा का सारा अमाउंट फर्स्ट कॉल पर दे गया, यानी कि जो 2.5 रुपए थे फाइनल कॉल के वो भी उसने फर्स्ट कॉल पर दे दिए, यानी कि कॉल्स इन एडवांस हो गया 2.5 रुपए के हिसाब से। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुली पेड except a shareholder having 1,000 shares who paid his amount due after 2 months along with the interest on calls in arrears. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give the journal entry to record the transaction. मुझे बताओ interest on calls in arrears कितना इंटरेस्ट लगेगा, कुछ नहीं गिवन, तो मैक्सिमम 10% लगा सकते हो आप। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कुछ नहीं दे रखा, तो मैक्सिमम कितना पे कर सकती है कंपनी, 12% पे कर सकती है। अब करना है इसका क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन करना है। आओ जी क्वेश्चन करते हैं। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस, इसका क्वेश्चन इंटरेस्ट के साथ एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 9th, देखो जी, पहली एंट्री एप्लीकेशन की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर है, 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन है 2.5 रुपए, दैट इज 250। being application money received
ठीक। सेकेंड एंट्री, शेयर अलॉट कर दो, दैट इज इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? ये हो गया आपका, अच्छा ये तो पूरा ही जाएगा ना, ठीक है 250 250 250 बीइंग शेयर्स अलॉटेड, बीइंग शेयर्स अलॉटेड, ठीक। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू कर दो, दैट इज इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account। कितना? 1,00,000 इंटू अलॉटमेंट कितने की है, शायद 3 रुपए की है, 3,00,000। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट भी ड्यू होगी, उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, 3,00,000 3,00,000। बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, ठीक, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, फिफ्थ। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 रुपए की फर्स्ट कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,00,000 इंटू 2, दैट इज 2,00,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक। सिक्स्थ, अब वो क्या कहता है, वो कहता है फर्स्ट कॉल के साथ साथ, ध्यान से, मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड द फुल अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, ठीक है। वो कह रहा है मिस्टर नायर ने, जिसके पास 10,000 शेयर थे, उसने सारा का सारा अमाउंट क्या किया सर, फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब फर्स्ट कॉल तो पूरी मिल ही गई है कंपनी को, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2,00,000 मिल गए, लेकिन कुछ कॉल्स इन एडवांस भी आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू, कंपनी को क्या मिल गया सर, कॉल्स इन एडवांस आया कंपनी के पास। कितना? 10,000 शेयर थे मिस्टर नायर के पास, उसने सारा अमाउंट पे कर दिया, सारा बचा कितना था, 2.5 रुपए, यानी कि 25,000 रुपए उसने पे कर दिए। ये लो जी 25,000 रुपए, इसका मतलब 2,00,000 तो जो आने थे वो तो आ ही गए, 25,000 रुपए और आ गए, तो टोटल कितना रिसीव हुआ, 225 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हुई? अब उसके बाद पढ़ो, फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, ठीक है। वो कह रहा है फाइनल कॉल करी 3 महीने बाद, तो फाइनल कॉल ड्यू करूं, इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू तो पूरा ही करोगे अमाउंट, ड्यू तो पूरा ही करोगे अकाउंट अमाउंट कितना, 1,00,000 इंटू 2.5 250 बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब ध्यान से, अब ध्यान से, अब जब ये पैसा रिसीव हुआ, अब जब ये पैसा रिसीव हुआ, क्या कह रहा था, फाइनल कॉल विच वॉज मेड 3 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल वॉज फुली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर हु पेड हिज अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 months। यानी कि वो कह रहा है जो फाइनल कॉल कंपनी को 1000 शेयर पे नहीं मिली, फाइनल कॉल कंपनी को 1000 शेयर पर नहीं मिली। इसका मतलब ध्यान से कि सर बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से बैंक अकाउंट डेबिट करूं, अभी देखता हूं कितने से। एक तो कंपनी को कुछ पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, और एक कंपनी को पहले ही मिल गया था, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखो किस तरीके से कैलकुलेशन करी मैंने कि सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल थी 2,50,000 की, ठीक, 2,50,000 की बनती थी, ओके। जिसमें से वो कह रहा है 1,000 शेयर्स पे कंपनी को फाइनल कॉल नहीं मिली, तो यानी कि 1000 इंटू 2.5, यानी कि लो 2,500 नहीं मिले। एक 25,000 कंपनी को पहले ही मिल गए थे, बाकी देखो कितने मिल गए, बाकी देखो कितने मिल गए, निकाल लो सर, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 2,22,500। अगर आप चाहो तो सर इसको वैसे भी देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स में कि सर 1,00,000 में से देखो 1,00,000 में से 1,000 शेयर होल्डर ने तो दी नहीं, बचे कितने 99,000, 99 में से भी 10,000 शेयर पे कंपनी को पहले ही मिल गई थी, तो ये आ जाएगा 89,000 शेयर पे कंपनी को रिसीव हुई है इंटू 2.5 रुपए। चेक करो 89 इंटू 2.5 कितना आता है, 2,22,500, ठीक, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर, यहां तक बात समझ में आती है किस तरीके से एडजस्टमेंट करी। अब क्या हो रहा है, अब मुझे बताओ, जिस दिन कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगी उस दिन कंपनी क्या करेगी, सर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री डालो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सर कॉल्स इन एडवांस की इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर होल्डर्स। भाई साहब जब शेयर होल्डर का अमाउंट ड्यू हो गया तो कंपनी को उस दिन तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये बनेगा इंटरेस्ट, कैलकुलेट करो, ये बनेगा 25,000 था ना, तो 25,000 का मैक्सिमम 12% इंटू 3 मंथ्स का, 25,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स का 750, कितना आ जाएगा ये 750। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, और फिर कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को पेमेंट कर देगी, दैट इज शेयर होल्डर्स टू बैंक, कितना आता है ये 750 बीइंग अमाउंट पेड, ठीक, आई समझ में एंट्री। अब क्या होगा, अब वो कह रहा है 2 महीने बाद जो कॉल्स इन एरियर्स थे वो भी कंपनी को रिसीव हो गए, 2 महीने बाद जो कॉल्स इन एरियर्स थे वो भी कंपनी को रिसीव हो गए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ। तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लो, 2 महीने का, दैट इज शेयर होल्डर्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, शेयर होल्डर्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। कितना इंटरेस्ट लगेगा, कॉल्स इन एरियर्स थे 2,500, तो 2,500 पे मैक्सिमम 10% 2 महीने का, 2 महीने बाद मिले थे ना, तो 2,500 पे 10% 2 महीने का
लगभग आ रहा है 41.67, तो आप 42 लिख सकते हो, 42 42, ठीक। बीइंग ये हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, फिर कंपनी को पैसा मिल गया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in arrears and to shareholders, 2542, 2500 की कॉल्स इन एरियर्स और 42 का इंटरेस्ट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर? बोलो भाई साहब, समझ में आया? ठीक। अब क्या होगा लास्ट में, अब ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये इंटरेस्ट को पीएनएल में भी डाल सकते हो। तो अगर मैं कॉल्स इन एडवांस को ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कितना था ये 750, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, और ये जो 42 है इसको राइट ऑफ कर दो, ये भी राइट ऑफ हो जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन calls in arrears debit to PNL, being amount transferred। अच्छा ये इसको लिखो ट्रांसफर्ड, और ये तो खर्चा है ना, तो इसे लिखो रिटर्न ऑफ, इसे लिखो रिटर्न ऑफ, खर्चे को राइट ऑफ और इनकम को ट्रांसफर, 42 42, ठीक। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? चलो जी, तो अब मैं स्टार्टिंग से फुल स्क्रीन कर देता हूं, एक बार नोट कर लो, क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्लियर है जी? हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन? आओ जी। चलो जी, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अगले टॉपिक पे आते हैं, फोर फीचर। आओ जी। हाँ जी, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, या फिर आप कह सकते हो कैंसिल करना। कैंसिल करना। देखो जी, द टर्म forfeit means taking away of the property on breach of a condition। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक टर्म देखी होगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि सर अगर ब्रीच होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो उस केस में एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम अदर पार्टी। ठीक, अब शेयर के केस में सर शेयर भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर। कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में क्या होता है सर? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिसके अगेंस्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के चलते शेयर होल्डर इज बाउंड टू पे द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी। कि सर शेयर होल्डर की बाउंडेशन है, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है कि उसे अमाउंट जब जब भी कंपनी मांगेगी तब तब उसे पे करना पड़ेगा। आज अगर मैं रिलायंस का शेयर खरीद लेता हूं तो रिलायंस जैसे जैसे मुझसे पैसे मांगेगी तो मुझे उसे पे करने पड़ेंगे, मतलब जितना मेरा शेयर का अमाउंट बनता है उतना ही। अगर मान लो शेयर होल्डर कुछ पैसा देने से मना कर देता है, दैट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई शेयर होल्डर ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो कंपनी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द शेयर होल्डर, या कह सकते हो आप सिंपल में वर्ड्स में कि कंपनी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द शेयर होल्डर। तो कंपनी जो डैमेजेस क्लेम करती है या कंपनी जो एक्शन लेती है, उस एक्शन को बोला जाता है फोर फीचर ऑफ शेयर। कंपनी क्या करती है? कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर को कर देती है कैंसिल, और उस शेयर होल्डर ने जितना भी पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी उसे क्या कर लेती है? अपने पास फोरफीट कर लेती है या अपने पास रख लेती है, और कंपनी उसका नाम काट देती है। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूं और एक शेयर होल्डर है एक्स ने मुझे पैसे नहीं दिए, पूरे पैसे नहीं दिए, तो मैंने क्या करा? एक्स के लेटर से 1000 शेयर थे, तो 1000 शेयर पे जितने भी पैसे एक्स ने दे दिए थे वो मैंने अपने पास रख लिए और एक्स का नाम शेयर होल्डर से काट दिया, उसके शेयर को कर दिया कैंसिल। यानी कि एक्स ने जितना भी पैसा दिया दैट इज अ गेन फॉर मी, दैट इज अ गेन फॉर मी, उसको बोलते हैं हम शेयर फोरफीचर। ठीक, तो शेयर फोरफीचर का मतलब क्या होता है? कि जब्त कर लेना या कैंसिल कर देना। आगे पढ़ो। Whenever shareholder fails to pay their allotment or calls on the due date, failure to pay such money results in the cancellation of the shares, which is termed as forfeiture of shares। ठीक, भाई शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो फेलियर टू पे सच मनी इज टर्म्ड एज कैंसिलेशन ऑफ शेयर, विच इज नोन एज forfeiture of shares। The directors are empowered by articles of association of the company to forfeit the shares by serving proper notice to the shareholder। अब forfeiture के केस में भी कंपनी को अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा कि अगर भाई शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे तो कंपनी उनके शेयर को फोरफीट कर लेगी। लेकिन forfeiture ऐसे नहीं होता, पहले forfeiture के केस में कंपनी शेयर होल्डर को नोटिस सर्व करेगी कि वी आर गोइंग टू forfeit योर शेयर्स, आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि भाई इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पे करते हो या नहीं करते हो। फिर भी अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो कंपनी क्या करती है? उसके शेयर को फोरफीट कर देती है, कैंसिल कर देती है। ठीक, और पैसा जितना भी उसने दिया है वो अपने पास रख लेती है। वंस द शेयर्स आर फोरफीटेड, द टाइटल ऑफ सच शेयर होल्डर इज एक्सटिंग्विश्ड, खत्म हो जाता है, एंड अमाउंट पेड बाय देम इज नॉट रिफंडेड टू हिम, कि जो भी अमाउंट उसने पे किया है उसे रिफंड नहीं मिलता। द शेयर होल्डर्स हैव नो फर्दर क्लेम ऑन द कंपनी, द फोरफीचर शैल बी बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक, बोनाफाइड मतलब कंपनी के फेवर में होना चाहिए। ओके,
अब देखो मैं आपको कंपनी से हटके एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपनी 5 LIC करा रखी है। उसने अपनी 5 LIC करा रखी है। 2 LIC तो वो पे करता रहता है, नॉर्मल पे करता रहता है, लेकिन 3 LIC का जो प्रीमियम है उसने पिछले 2 साल से पे नहीं किया। 3 LIC का जो प्रीमियम है उसने पिछले 2 साल से नहीं किया, यानी कि उससे पहले वो 4-5 प्रीमियम पे कर चुका था, उसके बाद उसने पिछले 2 साल से कोई भी प्रीमियम पे नहीं किया। अब LIC की कंडीशन है, LIC कहता है कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो 6 महीने तक पे नहीं करेगा प्रीमियम, तो LIC विल फोरफिट दैट अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। LIC क्या करेगा, उस अमाउंट को फोरफिट कर लेगा। अब हुआ क्या कि उस बंदे ने, उस फ्रेंड ने 3 LIC का पिछले 2 साल का प्रीमियम नहीं दिया, तो जितना भी अमाउंट वो पहले ही पे कर चुका है कंपनी को, LIC को, LIC ने क्या करा, उसका सारा का सारा अमाउंट फोरफिट कर लिया और उसका नाम पॉलिसी होल्डर की लिस्ट में से काट दिया। मतलब अगर अब वो बंदा कहे, अगर अब वो बंदा कहे LIC को कि मेरा पैसा वापसी दे दो, LIC नहीं देगी, LIC नहीं देगी, क्योंकि वो अमाउंट हैव बीन फोरफिटेड बाय द LIC। सर अगर जो पर्सन है वो अपना पुराना ड्यू सारा पे कर दे, तो क्या LIC उसे अलाउ करेगी? आंसर इज अलाउ कर देती है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो अलाउ कर देती है, लेकिन LIC विल चार्ज हैवी इंटरेस्ट फ्रॉम दैट पर्सन। उस पर इंटरेस्ट लगा देगी अच्छा खासा। वो कहेगी अगर आपको अपनी LIC रिन्यू करानी है, दोबारा स्टार्ट करवानी है, तो आपको इंटरेस्ट के साथ, और वो इंटरेस्ट अच्छा खासा होगा, उस इंटरेस्ट के साथ आपको सारा ड्यू अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सेम चीज को आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि सर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा था, कंपनी ने मांगे, नोटिस भेजे, बोला कि भैया इंटरेस्ट के साथ पे कर दो, टाइम पीरियड दिया, उसके बाद भी उसने नहीं पे करा, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को कैंसिल कर देती है, फोरफिट कर देती है, और जितना अमाउंट इस बंदे ने पे कर दिया वो पैसा क्या करेगी, कंपनी अपने पास रख लेगी इन अ सेपरेट अकाउंट, दैट इज शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक, आगे देखो, वाइल पासिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज द फॉलोइंग पॉइंट शैल बी केप्ट इन माइंड। अच्छा, अब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। आपको यह ध्यान रखना है सर, अमाउंट कॉल्ड अप, दैट इज अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ फोरफिटेड शेयर, कि जो शेयर फोरफिट करने जा रहे हो उस पर कंपनी कितना पैसा मंगवा चुकी है, दैट इज योर कॉल्ड अप वैल्यू। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर, कि कंपनी कितना पैसा रिसीव कर चुकी है उन शेयर्स पे, दैट इज योर, वो अमाउंट जाएगा फोरफीचर में। और अमाउंट ड्यू, ध्यान से, अमाउंट ड्यू बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर, कि कितना अमाउंट ड्यू हो गया था और नहीं दिया, कितना अमाउंट कंपनी ने मांग लिया, दैट इज कॉल्ड अप वैल्यू, कितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया, दैट इज अमाउंट पेड, जो फोरफीचर में जाएगा। और फिर आएगा अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि वो पैसा जो कंपनी ने मांग लिया लेकिन पे नहीं हुआ, वो अलग से आएगा। ठीक, अकाउंटिंग फॉर फोरफीचर वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सबसे पहले देखते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। अगर मान लो मैंने कोई शेयर पार पे इशू करे थे और उनको फोरफिट किया, क्या एंट्री डलेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो मैं शेयर कैपिटल को क्या कर रहा हूं, शेयर को कैंसिल कर रहा हूं, शेयर को कैंसिल कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा, शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा। तो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। भाई शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, जितने से क्रेडिट हुई है, और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, कॉल्ड अप वैल्यू से, जितना पैसा मांग लिया। मान लो 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए मांगा है, तो 8 रुपए तो कैपिटल में आ रहा होगा, तो 8 रुपए से ही कंपनी क्या करेगी, कैपिटल को कैंसिल करेगी। ओके, शेयर फोरफिटेड में कितना जाएगा, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर, कि सर फोरफिटेड शेयर पे शेयर होल्डर ने कितना पैसा दे दिया था, जो कि कंपनी क्या करेगी, कैंसिल करते समय अपने पास एक अलग से अकाउंट में रख लेगी, दैट इज योर शेयर फोरफिटेड अकाउंट, या फोरफीचर अकाउंट भी बोल सकते हो। और फिर आप क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट। भाई अगर अलॉटमेंट ड्यू हो गई थी, नहीं पे हुई, तो अलॉटमेंट। अगर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई थी और नहीं पे हुई, तो शेयर फर्स्ट कॉल, और टू शेयर फाइनल कॉल इफ अमाउंट ड्यू नॉट पेड। अगर इन सब की जगह पर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल रखा है, तो आप कॉल्स इन एरियर्स वर्ड यूज करके चलोगे। अभी देखा ना कि सर कॉल्स इन एरियर्स भी यूज कर सकते हैं, तो अगर पहले से आपने कॉल्स इन एरियर्स यूज कर रखा है, तो यू हैव टू यूज कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इन द एंट्री ऑफ फोरफीचर। ठीक, तो एंट्री क्या बनाई, दोबारा देखो सर, एंट्री क्या बनाई, शेयर कैपिटल डेबिट कितने से, कॉल्ड अप वैल्यू से, टू शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर में कितना आएगा, अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी, या फिर आप कह सकते हो अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर ने कितना पैसा दे दिया था, और टू शेयर अलॉटमेंट इफ अलॉटमेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, टू शेयर फर्स्ट कॉल इफ फर्स्ट कॉल इज ड्यू बट नॉट पेड, एंड टू शेयर फाइनल कॉल इफ फाइनल कॉल इज ड्यू बट नॉट पेड। इनकी जगह पर आप कॉल्स इन एरियर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक, आईएनटी समझ में, आईएनटी समझ में, आओ जी इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस करते हैं।
अब फोर फीचर का टॉपिक सर आपके भर भर के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10th, पढ़ो। A Limited forfeited 30,000 equity share of 10 fully called up held by Mr. X for the non-payment of final call of 4 per share. However, he paid application money at the rate of 2 per share and allotment money 4 per share. These shares were originally issued at par. Give the journal entry for forfeiture. डाले सर forfeiture की एंट्री। क्वेश्चन नंबर 10th, केस क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 30,000 शेयर्स थे, 10 रुपए की कॉल्ड अप वैल्यू थी, जिसमें से उस शेयर होल्डर ने 2 रुपए की एप्लीकेशन पे कर दी, 4 रुपए के अलॉटमेंट पे कर दी, यानी कि 6 रुपए पे कर दिए, लेकिन 4 रुपए की फाइनल कॉल उसने नहीं पे करी और कंपनी ने उसके शेयर को फोरफीट कर लिया। एंट्री डालो फोरफीचर की। एक मिनट रुकना। आओ जी, तो एंट्री डालो। एंट्री क्या डालेगी? इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, कितने से? 30,000 शेयर फोरफीट हुए हैं, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। भाई पूरे मंगा चुकी थी कंपनी फुली कॉल्ड अप, यानी कि 10 रुपए से 3 लाख। 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें कितना जाएगा? कंपनी को कितना पैसा मिल चुका? 30,000 इंटू कितने मिल चुके? 2 रुपए की एप्लीकेशन, 4 के अलॉटमेंट, यानी कि 6 रुपए मिल चुके। तो कंपनी ने क्या करा? ये 6 रुपए जब्त कर लिए, अपने पास रख लिए। तो 3 लाख में से 1,80,000 जो शेयर होल्डर दे चुका था, कंपनी ने उस पैसे को अपने पास रख लिया कि भाई ये अब पैसा मेरा हो गया, आपका कोई राइट नहीं है इन पैसे पे। ठीक। 2 इक्विटी शेयर, क्या नहीं आई थी कंपनी के पास? फाइनल कॉल। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 30,000 इंटू 4, 120 बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। सर कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया, पैसा रख लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर को बोला कि भाई साहब अब ये जो 3 लाख में से 180 आपने दे दिया था ना मुझे, ये 180 अब आपका इस 180 पे कोई राइट नहीं है। यू हैव नो राइट ऑन दिस 1,80,000 अमाउंट, ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब आपका इस पे नो राइट, कोई भी राइट नहीं है आपका इस पे। पॉइंट समझ में आता है? पॉइंट समझ में आता है? मतलब क्या होगा सर? क्या शेयर होल्डर को पैसा वापसी मिलता है? नहीं सर, पैसा वापसी नहीं मिलता, लेकिन डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिविडेंड मिलता है। अब देखो मैं रिलायंस के कुछ शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं मैंने रिलायंस के, तो इसका मतलब मैंने रिलायंस को कुछ कैपिटल प्रोवाइड कर रखी है। भाई मैंने रिलायंस के कुछ शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो आई हैव प्रोवाइडेड सम कैपिटल टू रिलायंस, तो यानी कि रिलायंस के कैपिटल में मेरा हिस्सा है ना कुछ, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया रिलायंस की कुछ पॉइंट इतनी % कैपिटल मैं भी होल्ड करता हूं, मेरा राइट है। लेकिन अगर मैं रिलायंस के शेयर्स के पूरे पैसे नहीं देता तो रिलायंस क्या करती? मेरे शेयर को फोरफिट कर देती, तो जितना अमाउंट मैं पे कर चुका था अब रिलायंस मेरा नाम उस अपने लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर से काट देती, यानी कि जो मैंने पैसा दिया वो रिलायंस का हो गया, अब मेरा उस पर कोई राइट नहीं है। इफ माई शेयर्स गेट फोरफिटेड। ठीक, ओके, ठीक, ये समझ में आता है। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 11। X Limited forfeited 20,000 equity share of ₹10 each, ₹8 called up for the non-payment of first call money at 2 each. ठीक,
वो कह रहा है 10 में से 8 रुपये कॉल्ड अप है, सिर्फ 8 रुपये ही मंगवाए हैं। ओके, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, फर्स्ट कॉल नहीं आई 2 रुपए की। एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर एंड अलॉटमेंट 4 पर शेयर हैव ऑलरेडी बीन रिसीव बाय द कंपनी। गिव द जर्नल एंट्री फॉर forfeiture, assume that all the money due is transferred to calls in arrears account। ठीक है सर, वो कह रहे हैं calls in arrears यूज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 कैंडिडेट डालोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से कि सर कितने शेयर फॉरफिट करें 20,000 और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है, तो ये हो गया 1,60,000। 2 शेयर फॉरफिचर में जाएगा आपका कितने मिल गए थे कंपनी को, 2 रुपए की एप्लीकेशन और 4 रुपए की अलॉटमेंट, 6 रुपए मिल गए थे। टू इक्विटी शेयर forfeiture account, that is 20,000 into 6, 120 मिल गया। और क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला 2 रुपए की। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 इंटू 2, 40,000 नहीं मिले। ठीक, विंग shares forfeited, being shares forfeited, clear point, done। ओके, आओ जी अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सिचुएशन 2 forfeiture of shares issued at premium। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कि सर अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुए, तो कंपनी फॉरफीचर कैसे करेगी। अब प्रीमियम में सर 2 बातें हो सकती हैं। मान लो शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया हो या फिर शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं पे किया हो, 2 बातें हो सकती हैं। जैसे कि सर अगर मान लो प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था और शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे कर दी लेकिन अलॉटमेंट के बाद पैसा नहीं दिया उसने, तो इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम इज रिसीव्ड। या फिर कि सर शेयर होल्डर जो प्रीमियम था वो एप्लीकेशन के साथ नहीं था, अलॉटमेंट के साथ था, और शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन भी पे कर दी, अलॉटमेंट भी पे कर दी, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, यहां भी प्रीमियम इज रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि सर अलॉटमेंट के साथ था। अब सिचुएशन कि सर प्रीमियम जो था वो एप्लीकेशन के साथ था, लेकिन शेयर होल्डर ने प्रीमियम जो था अलॉटमेंट के साथ था, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी, उसके बाद पे नहीं किया, तो यहां पर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो सबसे पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और नॉट, क्या कंपनी को प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। देखो, इफ द प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर तो कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल डेबिट, ये तो कॉल्ड अप वैल्यू से हो गई होगी, ओके, और साथ साथ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देगी, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। सर अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है, कुछ प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, तो डेबिट उतना ही प्रीमियम होगा जितना रिसीव नहीं हुआ, इसलिए एक्सप्रेसली लिखा है कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। क्योंकि सर अमाउंट ड्यू करते समय मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा, और जब वो मुझे नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। भाई आपने किसी से पैसे मांगे तो आपने उसको क्रेडिट किया, जब उसने पैसे देने से मना किया तो आपने उसे डेबिट कर दिया, दैट्स इट। तो शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितने से, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। बाकी सब चीजें सेम है सर। टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इसमें कौन सा जाएगा, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, एंड टू शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक, आगे देखो, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, सर अगर प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो गया तो क्या एंट्री डालेगी कंपनी, शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, एंड टू शेयर अलॉटमेंट कॉल और फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। ध्यान रखना सर, यहां शेयर फॉरफीचर में प्रीमियम नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि सर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी फोरफिट नहीं कर सकती। भाई साहब सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कंपनी को मिल गया है ना, वो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम हेड में ही रहेगा। कंपनी उसे अपना प्रॉफिट नहीं बोल सकती, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही रहेगा जिसके लिमिटेड 5 यूजेस है एज गिवन बाय सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। सेक्शन 52 में 5 यूजेस थे जो मैंने बताया था सर, इंपॉर्टेंट है, रिकॉल करो। सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां पर यूज हो सकता है? 5 यूजेस। पहला, टुवर्ड्स इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करना चाहे। दूसरा, टुवर्ड्स राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। थर्ड, टुवर्ड्स राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। फोर्थ, टुवर्ड्स राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एंड फिफ्थ, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक, तो वो ये कहता है कि सर आपने शेयर कैपिटल डेबिट करी कॉल्ड अप वैल्यू से, और शेयर फॉरफीचर आप कितने से करोगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, इसमें प्रीमियम नहीं आता। क्यों? बिकॉज प्रीमियम विल नॉट बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी। ठीक, यहां पर जो मैंने प्रीमियम डेबिट किया है ये फॉरफीचर नहीं है, ये तो सर डेबिट इसलिए किया ना क्योंकि मिला ही नहीं, क्योंकि मिला ही नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मिल गया तो आप फॉरफिट नहीं कर सकते, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक, नोट ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट। If the premium has already received by the company, it cannot be cancelled even if the shares are forfeited in future. कि सर अगर प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो गया है वो कैंसिल नहीं हो सकता। It cannot be cancelled even if the shares are forfeited. और सेकंड इज अगेन इंपॉर्टेंट कि सर अगर प्रो राटा का केस था, प्रो राटा अलॉटमेंट का केस था, और जहां पर शेयर प्रीमियम पर इशू किए थे, प्रो राटा अलॉटमेंट का केस था और शेयर प्रीमियम पर इशू थे, तो जो एक्सेस मनी आती है ऑन एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स कैपिटल एंड देन सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लो जैसे कि सर प्रो राटा का केस था, तो कुछ शेयर होल्डर ने पैसा एक्सेस में दे दिया था, मतलब कंपनी के पास कुछ एक्सेस आ गया होगा। अब बात क्या आती है कि सर वो एक्सेस पैसा कंपनी पहले कैपिटल से एडजस्ट करे या प्रीमियम से एडजस्ट करे। जैसे एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी आ गई थी तो अलॉटमेंट में कुछ कैपिटल का पोर्शन है, कुछ प्रीमियम का पोर्शन है, तो वो एक्सेस पैसे को कैपिटल से एडजस्ट करे या प्रीमियम से एडजस्ट करे। तो वो कहता है कि पहले कैपिटल से एडजस्ट करो फिर प्रीमियम से एडजस्ट होगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब आओ इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एंट्री समझ में आई आपको? एंट्री समझ में आई? आओ क्वेश्चन नंबर 12th और 13th 2 क्वेश्चन देखेंगे। ट्वेल्थ पढ़ो। एक्स लिमिटेड forfeited 5,000 equity share of 100 each fully called up which were issued at a premium of 20%। तो यानी कि प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम अमाउंट हो गया आपका 20 रुपए का। अमाउंट पेबल ऑन द शेयर्स फॉर एज फॉलोज, एप्लीकेशन 20 रुपए की, अलॉटमेंट 50 की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट होगी 30 + 20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपए की। ओनली द एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स, पास द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर्स। ठीक, कंपनी सारा पैसा मांग चुकी है लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है। अब ध्यान से देखना सर, जल्दबाजी नहीं मचानी। अब आपको लगेगा कि सर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट के बाद पैसे नहीं दिए, तो सर अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर दोगे आप? क्योंकि ये चीज आपने करी हुई है तो आप कंफ्यूज हो गए यहां पर कि सर शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दी, ओके लिख दिया क्वेश्चन ने, उसके बाद उस एप्लीकेशन मनी दे दी, ओके, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं दिया, ना अलॉटमेंट दी ना कॉल दी, तो क्या अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लूं? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या? ध्यान से बताना इस लाइन का मतलब, फुली कॉल्ड अप। व्हाट डू यू मीन बाय फुली कॉल्ड अप? फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ? सर फुली कॉल्ड अप का मतलब हुआ है सारा पैसा कंपनी मांग चुकी है, यानी कि कंपनी ने अलॉटमेंट भी मांग ली, फाइनल कॉल भी मांग ली, लेकिन शेयर होल्डर ने ना अलॉटमेंट दी ना फाइनल कॉल दी, उसके बाद फॉरफीचर हो रहा है, उसके बाद फॉरफीचर हो रहा है। अगर लिखा होता ना कि अलॉटमेंट नहीं पे करी देन हम हिज शेयर इज फॉरफिटेड, तो इसका मतलब क्या होता कि सर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गए, उसके हिसाब से आपका कॉल अमाउंट चेंज हो जाता। ठीक, तो प्लीज क्वेश्चन बड़ा केयरफुली पढ़ना है आपको। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 12।
नाउ इस क्वेश्चन में वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट, प्रीमियम किसके साथ है, प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, यानी कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड तो एंट्री क्या डलेगी, प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे 5000 इंटू इक्विटी लिख लेना सर प्लीज, थोड़ा ये हैबिट पड़ जाएगी ना, इक्विटी वर्ड लिखना पड़ेगा, इक्विटी है तो, नहीं तो मार्क्स कटेंगे इस चीज के, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको साफ साफ। इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू कॉल्ड ऑफ वैल्यू, कॉल्ड ऑफ वैल्यू इज 100 रुपीज। अब कॉल्ड ऑफ वैल्यू ये मत बोलना सर 120 लिखो, नहीं, कॉल्ड ऑफ वैल्यू वो होती है जो शेयर पे कॉल करी है, प्रीमियम अलग होता है, प्रीमियम अलग होता है, कॉल्ड ऑफ वैल्यू होती है जो कैपिटल में गई है, कैपिटल पोर्शन। तो 5000 इंटू 100 कितना हुआ ये 5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, भैया जब प्रीमियम आया नहीं तो उसे कैंसिल करो, यानी कि 1 लाख। 2 व्हाट, 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, $5000 इंटू एप्लीकेशन आ गई थी ना, एप्लीकेशन थी 20 की, तो 1 लाख रुपए आ गए, ये फोरफिट हो गए। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर एक तो अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट कितने की 5000 इंटू, ध्यान से पूरा अमाउंट लिखोगे कि सर अलॉटमेंट कितने की थी, 50 की थी, 50 की थी, तो कितना हो गया 2.5 लाख। और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5000 इंटू 50, 2.5 लाख। बीइंग शेयर्स फोरफिटेड, ठीक। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप शेयर अलॉटमेंट और कॉल की जगह पर कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हो, इकट्ठे भी लिख सकते हो कॉल्स इन एरियर्स, या खाली इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रहने दो, फाइनल कॉल की जगह कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो कॉल्स इन एरियर्स लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एंट्री समझ में आनी चाहिए, समझ में आई एंट्री, क्लियर है पॉइंट, क्लियर। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। Mr. Shami has applied for 1000 shares of company XYZ Limited, paying application 2 per share but has been allotted only 600 shares, ठीक है। वो कह रहे हैं मिस्टर शमी ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे सिर्फ 600 शेयर मिले, यानी कि प्रो राटा का केस होगा, 2 रुपए की एप्लीकेशन बनी थी, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और प्रीमियम है 2 रुपए का, which are payable as follows: allotment 5 रुपए including premium and final call 5 रुपए। Now in case Mr. Shami does not pay allotment and final call, his shares were forfeited, यानी कि forfeiture कब हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद। The following entry will be passed on forfeiture, मतलब ये क्वेश्चन लिख लेना, ऐसे लिख लेना, pass the entry for forfeiture, pass the entry for forfeiture। क्या कह रहा है वो दोबारा पढ़ो। वो कह रहा है मिस्टर शमी जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी, उसे मिले थे 600 शेयर्स, ओके। हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए के अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 5 रुपए की फाइनल कॉल है। शमी ने ना तो अलॉटमेंट दी ना फाइनल कॉल दी और उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया। आओ जी, इसके लिए आपको पहले एक वर्किंग बनानी पड़ेगी।
वर्किंग बनाओगे आप कैसे? सर आपको ये नहीं पता लग पाएगा अभी कि कितना अमाउंट फोरफीट किया जाए और कितना अमाउंट आप अलॉटमेंट में डालो। उसके लिए आपको कुछ वर्किंग बनानी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि प्रो राटा का केस है। कैसे? आप देखोगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना मिला होगा कंपनी को? 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 मिला होगा। लेस करोगे अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन 600 इंटू 2 1200, इसका मतलब 800 इज एक्सेस रिसीव्ड। अरे हाँ या ना? एक्सेस रिसीव, इसका मतलब सर कंपनी को एप्लीकेशन पे 2000 मिले, लेकिन चाहिए कितने थे कंपनी को? 1200, यानी कि कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन शमी से कितने मिल गए? 800 रुपए एक्सेस मिल गए। अब कंपनी ने क्या किया होगा? इस 800 रुपए को अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सर सारी अलॉटमेंट नहीं मिली, कुछ अलॉटमेंट मिल चुकी है। कैसे? सर ये 800 एडजस्ट हो गए थे, ये 800 एडजस्ट हो गए थे, इसलिए कुछ अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो प्लीज केयरफुली ध्यान से। अब मुझे बताओ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू था? 600 इंटू 5 यानी कि 3000 का अमाउंट ड्यू था। मुझे बताओ 3000 में से कैपिटल पोर्शन कितना था? कैपिटल पोर्शन हो जाएगा, प्रीमियम कितना था? प्रीमियम था आपका 2, यानी कि 3 रुपए का कैपिटल पोर्शन, तो 1800 का कैपिटल पोर्शन और प्रीमियम पोर्शन 1200 का। ठीक, इस तरीके से काम था कि 3000 में से 1800 की कैपिटल पोर्शन और 1200 का प्रीमियम पोर्शन। अब देखो, अब मुझे बताओ ये 800 रुपए जो कंपनी को एक्सेस मिल गए, ये पहले कहां से एडजस्ट करूं? क्या मैं पहले कैपिटल से एडजस्ट करूं या प्रीमियम से एडजस्ट करूं? आंसर इज कैपिटल से एडजस्ट होगा, कैपिटल से एडजस्ट होगा। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि भैया कैपिटल से 800 एडजस्ट कर लो, इसका मतलब नॉट रिसीव्ड, कि सर 1000 की तो कंपनी को कैपिटल नहीं मिली और पूरा का पूरा 1200 की कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला, ये बोलोगे आप। भाई आई पॉइंट समझ में? दोबारा देख लो वर्किंग। क्या कहता हूं? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज 2000, 1000 इंटू 2, भाई 1000 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई होगी। लेस किया आपने अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, कि भाई एप्लीकेशन पे 1200 रुपए चाहिए थे। ठीक, एक्सेस कितना मिल गया कंपनी को? 800 रुपए। अब ये एक्सेस कंपनी क्या करेगी? आगे जाके एडजस्ट करेगी। आगे क्या आती है? आगे आती है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी है 3000 रुपए की, जिसमें से 1800 का तो कैपिटल पोर्शन है और 1200 का प्रीमियम है। ये 800 रुपए कंपनी पहले कहां सेट ऑफ करे? पहले कैपिटल से सेट ऑफ कर लो। यानी कि मान लिया जाएगा कि जो भी नाम था शमी ने 1800 में से 800 कैपिटल के दे दिए, यानी कि जो कैपिटल नहीं दी उसने वो कितनी नहीं दी? 1000 की, और प्रीमियम कितने का नहीं दिया? 1200 का। अब मुझे बताओ क्या प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट? आंसर इज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। सर अगर कुछ अमाउंट मेरा प्रीमियम पे भी एडजस्ट हो जाता फिर मैं क्या करता? फिर मेरा कुछ प्रीमियम इज रिसीव्ड, कुछ इज नॉट रिसीव्ड। ध्यान से समझ में आया? तो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा एंटायर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अब हिसाब से आप एंट्री करो, इस हिसाब से एंट्री करो। क्या एंट्री डालोगे? तो आप लिखोगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? कि भैया 600, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 600 इंटू कॉल्ड ऑफ वैल्यू। भाई कॉल्ड ऑफ वैल्यू कितनी है? पूरी 10 रुपए, सब कुछ मंगा चुका था कंपनी ने, तो 6000। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि नॉट रिसीव्ड, तो कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेगी। कितना? 1200 रुपए। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर में क्या डालोगे? कितना पैसा कंपनी को मिल चुका था? कंपनी को 2000 रुपए मिल गए थे। भाई उसने तो सिर्फ 2000 रुपए ही पे करे ना अभी तक, तो 2000 कंपनी ने पूरे के पूरे क्या करे? इसके फॉरफिट कर लिए। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट में कितना डालोगे, जितना अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव कितना निकाला हमने 1000 प्लस 1200, टोटल इज 2200। एंड 2 इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल भी नहीं दी थी उसने, फाइनल कॉल दैट इज 600 इंटू कितने की थी 5, 3000, ठीक, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। तो प्रो राटा के केस में फॉरफिटेड, तो जब आपका केस हो प्रोराटा अलॉटमेंट विथ प्रीमियम और उसके बाद आपका फोरफीचर हो रहा हो, तो आपको एक वर्किंग से बना के चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब कैसे कैसे एडजस्टमेंट होनी है अमाउंट की। क्योंकि सर प्रो राटा के केस में जनरली कुछ अमाउंट पहले ही आ जाता है कंपनी के पास, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर अलॉटमेंट पूरी नहीं मिली, जब पैसा पहले आ गया तो उसमें कुछ पोर्शन तो एडजस्ट हो जाएगा ना, जो बचेगा बैलेंस वही तो आप बोलोगे नॉट रिसीव्ड अमाउंट, और उसी के हिसाब से आपको पता लगेगा कि वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट। क्लियर, क्लियर है पॉइंट? डन, चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे आ जाओ। चलो एक छोटा सा टॉपिक करा देता हूं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फॉरफीचर ऑफ फुली पेड शेयर्स, वो कहता है कि फॉरफीचर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, प्रीमियम और अनपेड पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर is one of the many cause for the share may be forfeited, but fully paid shares may be forfeited for realization of debts of the shareholder if article specifically provided। कई बार क्या होता है कि सर शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा तो पूरा दे दिया, शेयर का शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा तो पूरा दे दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं उसे फुली पेड अप शेयर है, लेकिन फिर भी मैं उसके शेयर को फॉरफिट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरा एक शेयर होल्डर है, लेट अस से पुनीत, पुनीत के नाम से मेरा एक शेयर होल्डर है। पुनीत ने क्या करा, पूरे के पूरे शेयर के पैसे मुझे दे तो दिए, लेकिन पुनीत मेरी फर्म से 1 लाख रुपए का लोन लेके चला गया था। यानी कि पुनीत को, मुझे पुनीत से क्या लेने थे सर, 1 लाख रुपए लोन के लेने थे, क्योंकि मैंने पुनीत को 1 लाख रुपए का लोन दिया था, मैं कंपनी हूं, ठीक। अब उसने शेयर के तो पूरे पैसे दे दिए। अब अगर मैं अपने आर्टिकल्स में ये लिख दूं कि भाई अगर मेरे शेयर होल्डर की कोई भी लायबिलिटी होगी तो मैं उसके शेयर को फॉरफिट कर लूंगा, तो मैं पुनीत को एक नोटिस दूंगा कि आपने मेरे से 1 लाख रुपए ले रखे तो, और आपका अमाउंट ड्यू है इतने साल पुराना, विद इंटरेस्ट पैसा जमा करा दो, नहीं तो आई विल फॉरफिट योर शेयर, मैं आपके शेयर कैंसिल कर दूंगा और आपकी लायबिलिटी को, मतलब डेट को एडजस्ट कर लूंगा। क्या ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज ऐसा कर सकते हो इफ यू प्रोवाइड इट स्पेसिफिकली इन योर आर्टिकल्स। तो इसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ फुली पेड शेयर्स। तो कई बार शेयर होल्डर पूरा पैसा दे देता है, फिर भी उसके शेयर फॉरफिट हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शेयर होल्डर की कुछ डेट्स वगैरह होंगे कंपनी से, वो एडजस्ट करने के लिए, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा मैं आज आपको ना क्वेश्चन मार्क करा देता हूं, जो आपको क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के, सारे क्वेश्चंस नहीं करने, लगभग इसमें होंगे काफी है क्वेश्चंस, तो 59 क्वेश्चंस है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस करना आप। बी लिमिटेड, ठीक। 1 से लेकर 20 तक ये तो आपको सारे करने हैं,
नीचे लिख लो, यहां लिख लो, इधर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ये तो आपको करने ही है, सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पीछे से करने हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू हो जाना और 59 तक ये क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस तो यहां पर हो गए, 20 क्वेश्चंस तो ये हो गए आपके, और 12 क्वेश्चंस ये हो गए, लगभग 12 हो गए ना, हाँ 32 क्वेश्चंस करने हैं आपको, दैट्स इट। सर 59 क्वेश्चंस क्यों डाले? पहले आपको ये 32 क्वेश्चंस करने हैं, पहले आपको ये 32 क्वेश्चन करना है। प्लीज याद रखना, टाइम वेस्ट कर दोगे नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन होने चाहिए, 48 से 59 फिर आप करोगे। जब ये आपके 32 क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद आप 21 से लेकर 47 तक क्वेश्चन टाइम मिले तो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए सर यही क्वेश्चन ज्यादा रेलिवेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादा रेलेवेंट है। बाकी अगर आपके पास टाइम मिले 21 से लेकर 47 तक क्वेश्चंस ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन वो तब करना सर, टाइम मत खराब करना। ऐसा मत करना कि सर बिल्कुल सीरियल में चले गए, फिर क्या होगा, टाइम खराब होता रहेगा। पहले 1 से 20, फिर 48 से 49, फिर अगर टाइम मिलता है तो 21 से लेकर 47 तक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो फिर, चलो तो इसी के साथ हमारा ये आज वाली क्लास ओवर होती है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आकर आपको जो आपका क्या नाम है, रीइश्यू का जो छोटा सा कंसेप्ट है वो कराऊंगा, और बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ बचे हुए वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।